हेलो गाइस, पीसे सिंधी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण में हम आपको चीज़ें आपको काफ़ी करा चुके थे, सक्सेशन तक ये कंप्लीट हो गया था, आप देख रहे हैं। और अनुक्रमण की जो स्टेज होती है वो भी हमने आपको बता दिया था विद एग्जाम्पल। और आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, आप नोट डाउन करते रहें और आपका जो भी डेटा है, आपका कंसेप्ट है या फिर फैक्चुअल डेटा है, वो आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक गुजारिश कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दीजिए। जैसे पारिस्थितिकी है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट जो भी हमारी अपकमिंग वीडियो आएंगी वो आपको मिल सके। पारिस्थितिकी में जैसे इकोलॉजी में क्या है, जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच का एक सक्रिय संबंध है। ठीक है। प्रयोग 1865 में रेटर ने किया था इसका, और अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो रेटर ने इसका प्रयोग किया पारिस्थितिकी का 1865 में, जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच जो सक्रिय रिलेशन बताया। और अर्नेस्ट हैकल जी ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, इसको हम ऑक्योलॉजी नाम से जानते हैं। ऑक्योलॉजी एक ग्रीक भाषा का दो शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑक्योस और लोगोस। ऑक्योस का मतलब है हाउस और लिविंग, मतलब घर और आवास। लोगोस का मतलब है साइंस की जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, घर और आवास का अध्ययन को करने को ही इन दोनों शब्दों को मिलाकर ही आपका ऑक्योलॉजी मतलब इकोलॉजी बना। तो अर्नेस्ट हैकल जी ने 1869 में क्वेश्चन बनेगा, जैसे 1865 में आप देख रहे होंगे ये रेटर ने किया था, ऐसे ही अर्नेस्ट हैकल ने अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में जीवधारियों के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों को बताया। इसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। जीवधारियों के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के पारस्परिक संबंध को बताया। ठीक है। डेफिनेशन ये याद रखना, अर्नेस्ट हैकल जी ने दिया। और यूजीन ओडम 1963 में पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन ही, ये यूजीन ओडम थे 1963 में, इन्होंने एक नई परिभाषा दी। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का जो अध्ययन है उसी को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र आप देखेंगे, एजी टांसले जी ने 1935 में, ये इन्वायरमेंट के बहुत अच्छे जानकार थे। इन्होंने इकोसिस्टम को एक नई परिभाषा में गढ़ा, जिसे 1935 में एजी टांसले प्राकृतिक संसाधन तंत्र का तंत्र है ये, और ये ओपन सिस्टम है एक, और इसकी रचना जैविक और अजैविक दोनों घटकों से हुआ है, और आकार अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। अगर जिसका जैसा आकार होगा, जिसका जैसा हैबिटेट होगा, जिसका जैसा आवास होगा, उसी हिसाब से वो अपनी भोजन की उपलब्धता और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। और इनमें एक दूसरे में जैविक अजैविक में एक अंतर क्रिया होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इकोसिस्टम की जो विचारधारा है, कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस कहा इसको, और फोर्ब्स ने इसको माइक्रोकॉस्म कहा। कभी कभी फैक्चुअल में ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे डाल दिया है। जब इकोसिस्टम की विचारधारा के बारे में बात की जाएगी तो कार्ल मोबियस का नाम आ सकता है और फोर्ब्स का भी नाम आ सकता है। इन्होंने किस नाम से दिया ये भी आप देख सकते हैं। फिर जैव मंडल बायोस्फीयर देख लें, मैं इसको करा चुका हूँ डिटेल में। कोशिश ये रही है मेरी कि मैं एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँ, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि इन्वायरमेंट रॉकेट साइंस तो नहीं है, आसान सब्जेक्ट है, बस केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। जैसे आप देखेंगे सेल है, मिट्टी है, वायु है, जल है, मतलब इन सब से मिलके चारों से बनी एक पतली परत है, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ठीक है। और दो संगठक हैं, बायोटिक और अबायोटिक।
एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, स्थल मंडल है आपका, जल मंडल है और वायुमंडल है। इन तीनों की अंतर्क्रिया से जो भी प्रयोग होता है उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। जैव मंडल होता है जहाँ जीवन संभव होता है, जीवों का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का और जो सूक्ष्म जीव हैं उनका। तो एक दूसरे से इंटर कनेक्ट रहते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं। कहने का मतलब ये है, अजैविक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। इकोसिस्टम की विशेषता ये है, ओपन सिस्टम है, ये कार्यशील क्षेत्र इकाई है इसकी। बायोस्फीयर में एक निश्चित क्षेत्र जो रीजन है उसको धारण करता है। और रचना ऊर्जा का संगठक है, जैविक अजैविक से मिलकर ये बना है। पारिस्थितिकी और पारितंत्र जो इकोसिस्टम है उसके घटक और कार्य की बात करेंगे तो इसमें घटक देख सकते हैं, जैविक में क्या क्या है, अजैविक में क्या क्या है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो बायोटिक में तो ये है, और अबायोटिक में क्या है, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, इन तीनों से मिलकर। भौतिक में जैसे ताप, टेम्परेचर आ जाता है, दाब, आर्द्रता, प्रकाश, ठीक है। अकार्बनिक में जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान। कार्बनिक में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन आ जाता है, वसा आ जाता है और कार्बोहाइड्रेट, इन सबसे मिलकर अजैविक घटक बनता है। और जैविक घटक तो आपको पता ही है। उत्पादक की बात करेंगे, जैसे बिल्कुल विस्तार से और समझाने का प्रयास किया है। जैसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे, शैवाल, प्लवक पौधे, ये सब क्या है, उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं। कंज्यूमर ये हैं उपभोक्ता। तीन प्रकार से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। उत्पादक पर निर्भर खरगोश, बकरी, ऊँट, ठीक है, और साग बच्ची। सेकेंडरी कौन, साग बच्ची व अन्य पर निर्भर सांप और भेड़िया, एग्जाम्पल के रूप में आप नोट करेंगे। और टर्जरी में तृतीयक उपभोक्ता में शीर्ष में मांस बच्ची, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। ये थर्ड वाला जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इन दोनों पर निर्भर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी पर। और शेर, शार्क, बाज इसके एग्जाम्पल हैं। फिर देन उसके बाद में आप घटक डिकम्पोजर की बात करेंगे। बैक्टीरिया है, फंगस है और ठीक है, ये चीज़ें आप नोट करोगे। पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थ व अपरद पर निर्भर होते हैं, जो सड़ा गला होता है वो उस पर निर्भर होते हैं आप घटक डिकम्पोजर। फिर देन उसके बाद में आप देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख कार्य। इसका कार्य क्या है, पदार्थ तथा ऊर्जा का जो सतत सस्टेनेबल जो इन्वेस्टमेंट है और बहिर्गमन है, उसको हम, इसका जो मेनली जो कार्य है वो यही है, ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन, एक दूसरे से ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और कारण की बात करेंगे, इसमें कारण है इसका वनोन्मूलन, मतलब वनों का जो कटाव है, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण है, भूमि का अपनयन है, औद्योगिक अपशिष्ट जो सॉलिड वेस्ट होता है जो, ठीक है, यूट्रिफिकेशन है। फिर शैवाल और एल्गू जो ब्लूम हो जाता है, ठीक है। ब्लूम एक तरीके से जो ग्रीन शैवाल होता है ना, ग्रीन एल्गी, उसमें एक बीमारी टाइप की है, ये वो नष्ट होने लगते हैं। उपाय की बात करेंगे, इसके इकोसिस्टम के उपाय की। अत्यधिक पशुचारण जो होता है उस पर रोक लग जाए, जल का उचित प्रयोग हो जाए, मेघ विजन, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, रेत का स्थिरीकरण हो जाए, मृदा अपरदन का नियंत्रण हो जाए, बेहतर भूमि का उपयोग होने लग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने लग जाए, जिसको हम वृक्षारोपण बोलते हैं। फूड चेन की बात करेंगे, मैंने फूड चेन भी आपको बताया था, एक बार और समझ लें। एक दूसरे को खाने वाले जीवों का जो सक्सेशन होता है, अनुक्रमण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। इसका जो 2 टाइप से होती है, एक चारण और एक अपरद, ठीक है। चारण खाद्य श्रृंखला में भोजन के रूप में पौधे व पौधों के भाग, जैसे घास है, टिड्डा है, पक्षी है, बाज है, ये इस क्या है, चैन है ये चारण खाद्य श्रृंखला की। ऐसे ही एक अपरद खाद्य श्रृंखला देखेंगे आप, मृत पादप व जैविक पदार्थों से जो सूक्ष्म जीव है,
अपरदकारी व अन्य परभक्षी ग्रहण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला। उत्पादक के रूप में जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऊर्जा का प्रभाव देखेंगे आप। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। लिंडमैन साहब ने जो नियम दिया 10% का जो एनर्जी का जो नियम दिया, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा में, ठीक है, दाएं बाएं नहीं होगा वो, और ना वो चक्रीय होगा, एक दिशा में होगा, एक डायरेक्शन में होगा। ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक 10% की ऊर्जा की हानि होती है। लिंडमैन साहब का जो नियम था यही था। ये कई बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे इम्पोर्टेंट डाल के। फिर उसके बाद देखेंगे जीव उत्पादक स्तर के जितना करीब ऊर्जा उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है, जितने करीब होगा उतना ही भोजन की और उसकी ऊर्जा की उपलब्धता होगी। सूर्य उत्पादक हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, इससे पता होगा आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो पेड़ पौधे हैं। फिर शाकाहारी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी होते हैं जो अपघटक और मांसाहारी, ठीक है, एक ये इस पर निर्भर होता है और ये इस पर निर्भर होता है। मांसाहारी पर अपघटक निर्भर होता है, शाकाहारी पर अपघटक निर्भर होता है, उत्पादक पर अपघटक निर्भर होता है। मृदा व जल में पोषण, जो उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं वो मृदा से जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो उसको ग्रहण करते हैं और जल को ग्रहण करते हैं। सूर्य की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उससे उनको चीज़ें प्राप्त होती हैं। यही आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको बना लेना। देन उसके बाद में आप देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का ऊष्मागतिकी के सिद्धांत में जो संबंध है। प्रथम नियम देखेंगे, ऊर्जा का ना तो उत्पादन और ना ही ह्रास, ठीक है, ये ना तो उत्पादन होता है ना ही ह्रास होता है। अधिकतर ऊर्जा का उपयोग सजीव जीवधारियों के उपापचय, गति और अन्य क्रियाओं से होता है। सेकेंडरी में आप देखेंगे ऊर्जा का स्थानांतरण के दौरान उपयोगी ऊर्जा की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। जब जैसे 100% एनर्जी होती है, उसका 90% मैंने आपको बताया था श्वसन में और सारी चीज़ें, भोजन पचाने में, ये सारी चीज़ें और उसमें एनर्जी लग जाती है। सजीवों में ऊर्जा की आवश्यक लगातार ATP के रूप में इस दौरान ऊष्मा के रूप में होता है। फिर आप देखेंगे पारिस्थितिकी जो मूवमेंट हुए उसको देखेंगे। जैसे चिपको आंदोलन है, बहुत फेवरेट रहा है और आयोग ने कई बार पूछा है। ऐतिहासिक रूप से 1731 में राजस्थान से, फिर उत्तराखंड, वनों के व्यावसायिक कटाई को रोकने हेतु सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, ये तीनों पर्यावरणविद थे और ये पर्यावरण की समझ अच्छी थी। इन्होंने आंदोलन किया पेड़ों की कटाई रोकने के लिए, ये आंदोलन हुआ चिपको आंदोलन, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे साइलेंट वैली। साइलेंट वैली में तो जितने भी मूवमेंट हुए हैं बिल्कुल डिटेल में आपको मैं बता दे रहा हूँ, और ये कई बार पूछे गए हैं, सीक्वेंस से लगाने के लिए पूछ लेते हैं, कभी कभी फैक्चुअल पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे साइलेंट वैली या केरल से हुआ था, आपको पता है साइलेंट वैली को जल विद्युत प्रोजेक्ट बचाने हेतु ये आंदोलन हुआ था केरल में। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था। नर्मदा नदी में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विरोध में ये हुआ था, और मेधा पाटेकर और बाबा आमटे इसके पेशकार थे, ठीक है। इन दोनों के ही उसमें हुआ था आंदोलन ये। अब पिको आंदोलन देखेंगे। चिपको आंदोलन का दक्षिण भारत में प्रसार, ये कर्नाटक से शुरू हुआ। पांडुरंग हेडगे इसको आंदोलन को चलाने वाले थे। जंगल बचाओ 1980 में हुआ बिहार, ठीक है। साल वृक्ष को काटकर सागौन लगाने के विरोध में ये चीज़ें हुई थी, ये बिहार से चालू हुआ था। मैती आंदोलन 1994 में उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ। कल्याण सिंह रावत इसके चलाने वाले थे इस आंदोलन को।
इस मूवमेंट को चलाने वाले कल्याण सिंह रावत थे। ग्रीन आर्मी प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ये। फिर उसके बाद आप देखेंगे इको सेंसिटिव जोन, जिसको हम ESZ बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा घोषित किया गया मंत्रालय, इसका मिनिस्ट्री ऑफ फ्रेम कन्वेंशन है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेम कन्वेंशन। फिर उसके बाद देखेंगे पारिस्थितिकी पदछाप। पारिस्थितिकी पदछाप में आप देखेंगे 1992 पदछाप का मतलब है पेड़ की स्ट्रक्चर के आधार पर इसको बताने का प्रयास किया। किसने? 1992 में विलियम टीस ने। मनुष्य द्वारा अपने आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर डाला गया दबाव ग्लोबल जो वाश था, इसका जो मापने का ये वो है, ठीक है। भारत में घरों में उपयोग होने वाले सामानों से CO2 जल PM 2.5 के फुटप्रिंट के रूप में जांच की गई। तो ये बताया गया कि इस तरीके से कैसे प्रयोग हो रहा है, जैसे मोटर वाहक का उपयोग, सीवेज का उपयोग, विद्युत ऊर्जा का उपयोग, जल का उपयोग, इस तरीके से इसका बताया फुटप्रिंट के रूप में। पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे शब्द AG टांसले 1935 में दिया। ये घटती उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी थी उसके क्रम को बताया, जैसे मैक्रोवन है, घास स्थल है, झील है, महासागर है। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है ये महासागर का, ठीक है। ये क्रम कई बार पूछा गया है, एक बार मैंने नोट कर दिया है इसमें। और आप आयोग के PYQ देखोगे एग्जाम के, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये। लैंटिक देखेंगे स्थिर जल के आसपास, स्थिर जल के आवास, आर्द्र भूमि, तालाब, सीप, ये इसमें एग्जाम्पल है। गला थोड़ा ख़राब है मेरा। यूकेलिप्टस को देखेंगे आप, पर्यावरण शत्रु कहा जाता है। अत्यधिक जल का ये ह्रास करता है। ये पेड़ क्या है? पर्यावरण का शत्रु है। और इकोटोन, दो भिन्न समुदायों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है, इसको हम इकोटोन बोलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही था। पिक्नोक्लाइन, ये भी देख लें आप। मैं शब्दावलियों को करा दे रहा हूँ जिससे कि ये फैक्चुअल रूप में कई बार पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है। जल निकाय में जल द्वारा घनत्व का प्रदर्शन करना। थर्मोक्लाइन, जल निकाय में गहराई के साथ ताप में परिवर्तन। गहन पारिस्थितिकी 1973 में अर्नीज नेस द्वारा। पारिस्थितिकी नीच जिसको हम बोलते हैं निके, 1917 में जोसेफ ग्रीनले द्वारा। हर प्राणी का अलग अलग होता है, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण और 1972 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आर्टिकल 253 के तहत भोपाल गृहस्थ त्रासदी के बाद ये पारित हुआ था, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम को देखेंगे। फिर उसके बाद में ये वन संरक्षण को देखेंगे। ये 1980 में आया ये अधिनियम। तो 3 अधिनियम आप याद रखो, और भी अधिनियम है, मैं बात और मैंने कराया है डिटेल में। इन तीनों को इसमें आप याद रखो, जैसे वन्यजीव संरक्षण है 1972, पर्यावरण संरक्षण 1986, वन संरक्षण 1980, समुद्री अफवाह अवलैपिंग बोलते हैं जिसको, वायु द्वारा समुद्री सतह, ठीक है। ये वायु द्वारा समुद्री सतह पर विद्यमान गर्म पोषकर हिल जल का सघन ठंडे और पोषक पूर्ण जल द्वारा विस्थापन करना ही अपवेलिंग कहलाता है, ठीक है। समुद्री उत्पाद बोला जाता है इसको। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।